हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले पार्ट में हम खंडन पढ़ चुके थे। खंडन की थोड़ी सी बात अपन करेंगे और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक बार इसको नीचे खिसका देते ऐसे और बात करते हैं अपन खंडन मंडन की। देखिए खंडन की बात हमने की थी स्पाइरोगायरा में। किसमें? स्पाइरोगायरा। जिसको गारा नहीं समझना है स्पाइरोगायरा, ठीक है। खंडन की बात करते हैं। अब ये जो खंडन की जो बात होती है यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उनमें नहीं होती है, यानी एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता। किसमें होता है खंडन? बहुकोशिकीय जीवों में। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, जिनकी संरचना सरल है लेकिन वो जीव कौन सा है? बहुकोशिकीय है। ऐसे ही एक जीव है स्पाइरोगायरा। कशो है? स्पाइरोगायरा। कटे जो स्पाइरोगायरा यो देखो, ये स्पाइरोगायरा, ये ओ स्पाइरोगायरा है। फोटो नेट से निकाल के बताना पड़ेगा क्योंकि किताब वालों ने छापा ही नहीं है। स्पाइरोगायरा, हाँ गूगल पे सर्च करके बताएंगे अभी। तो स्पाइरोगायरा सामान्य विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। बहुकोशिकाएं तो कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है और वापस बहुत सारी कोशिका बन जाती है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव यष्टि में विकसित हो जाते हैं और ये जो होता है क्या होता है? खंडन होता है। ये भी टूटना ही है, लेकिन वो जो विखंडन और द्विखंडन था, विखंडन और द्विखंडन और बहुखंडन था, वो सिंगल सेल वाले मतलब एकल कोशिका वाले जीवों की बात थी। ये खंडन जो है ये बहुकोशिका वाले जीवों की बात है। समझ में आ गई ना बात? इसका नाम केवल याद रख लोगे ना चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा तुम्हें तो भी चलेगा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। परंतु ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं, यह बात भी ठीक है। ये सरल संरचना है ना, सरल संरचना है, इसलिए ये यहाँ पे चल रहा है, बाकी नहीं चलने वाला। तो आगे बात करते हैं। विभाजित नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र नहीं है, उनके अलग अलग उत्तक है, अंग है, तंत्र है, काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट खंडन नहीं हो सकता है ना। इसलिए हम बात करते आगे। तो ये बात तो कोई विशेष नहीं है, आगे चलना भी आगे आगे। चलिए ये टॉपिक लिखिए पुनरुद्भवन, ठीक है। पुनरुद्भवन ये लिखना है। जो भी पढ़ रहे हैं पेन को भी पास में रखें और लिखते जाए। जो 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 मैं लिखाता जा रहा हूं वो लिखना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सब, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जब भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो सब के सब पुनरुद्भवन, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। अंग्रेजी में कहा जाता है रीजनरेशन। क्या बोलते लालो? हाँ पुनर्जनन। हाँ तो हम बात कर रहे हैं पुनरुद्भवन की, और यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया जीव है, देखो यहाँ पर एक जीव था प्लेनेरिया, इसके 3 टुकड़े कर दिए। तीनों टुकड़े कुछ दिनों बाद में विकसित होकर नए 3 प्लेनेरिया बन गए। तो ये ही क्या है? पुनरुद्भवन है। किसी जीव को किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए, टुकड़ों में बढ़ जाए और उसको अपन क्या कर दें, छोड़ दे, तो वो जो टुकड़े होंगे वो पुनः विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाटा का जो हाटा का गट्टा कर जमीन में दाब तो नवा हाटा उग जा, वही सेम प्रोसेस इसमें होता है। चलिए तो आप लिखेंगे पुनरुद्भवन क्या होता है, लिखो। लिखिए कुछ बहुकोशिकीय जीवों में कुछ बहुकोशिकीय जीवों में किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। छाप दो इसको। क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं और या पुनरुद्भवन कहते हैं। और इसके लिए आप एग्जाम्पल यानी जैसे करके लिखेंगे। जैसे कौन कौन सा? एक तो हाइड्रा और एक दूसरा प्ले
नेरिया। उदाहरण के तौर पर हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे जीव जो होते हैं, इनमें कई टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ये टुकड़े विकसित होकर क्या हो जाते हैं, पुनः उद्भवित हो जाते हैं, वापस जनन कर लेते हैं, मतलब वापस जीव बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया, ऐसे लिख दो बस, जैसे हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया का फोटो आपको आना चाहिए, और आपको पूछेगा तो सीधा यही पूछेगा कि प्लेनेरिया में जनन की विधि कौन सी पाई जाती है, तो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन रीजनरेशन की विधि पाई जाती है। इसके बाद हाँ, तो ये हो गया क्या, पुनरुद्भवन। अब यहाँ पर एक बात इंपोर्टेंट अपने को समझनी है, और वो क्या है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। परिवर्तन क्या होता है, देखिए, जब अपन इस जीव को टुकड़ों में काटते हैं या टूट जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं के क्रम प्रसरण। अब ये क्रम प्रसरण क्या होता है, क्रमानुसार प्रसारित होना, क्रम प्रसरण, एक एक करके प्रसारित होना, बढ़ना, विकसित होना से अनेक कोशिकाएं बन जाती है, और कोशिकाओं के समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है, जिसे क्या कहते हैं, परिवर्तन। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखो, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में, हाँ, पुनर्जनन या कोशिकाएं क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बनाती हैं, बन जाती नहीं, बनाती हैं। और साथ ही उत्तक बनते हैं, साथ ही मतलब कोशिकाएं बनेगी तो उत्तक भी बनेंगे, तो साथ ही उत्तक भी बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। यहां तक लिख दो आप। यह परिवर्तन बहुत ही व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्तन कहते हैं, ये छाप दो। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, सारा काम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। मतलब हर जीव के किसी भाग को अटू, मतलब जो है अटू काटिलान के मुंह नवो आदमी बन जी, तो ये कुछ कुछ जनन के जैसा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपन मान लेते कि जनन है। लेकिन अपने को समझना क्या है, एक ही बात याद रखनी है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में हालांकि मुकुल उत्पन्न होगा, लेकिन प्लेनेरिया में मुख्य रूप से क्या होगा, पुनरुद्भवन होगा। इतनी सी बात याद रह गई ना, बस ठीक है। ये प्लेनेरिया के टुकड़े हो गए ना, बस क्या है, प्लेनेरिया के टुकड़े, ये खुद प्लेनेरिया वापस छोड़ देने बाद में 2-3 दिन में कड़े, ये प्लेनेरिया टूट गया, ये टुकड़े को कुछ नहीं कहेंगे तो 2-3 दिन कड़े तो प्लेनेरिया भी पास हो, है नहीं, ऐसी बात है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिए मुकुलन। मुकुलन, और ये मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ये पूरा पूरा पैराग्राफ यूं क्यों छाप दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए इसको, इसको समझिए कि हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग, क्योंकि कुछ कोशिकाएं जो होती है उनमें पुनर्जनन की क्षमता होती है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें पुनर्जनन की क्षमताएं नहीं होती है। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है ना, उनमें पुनर्जनन की क्षमता नहीं होती है अपने अंदर भी, लेकिन हमने कहा कि जो लीवर होता है, लीवर की कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। कल बताया कि लीवर जो है वो अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो कुछ कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता ज्यादा होती, किसी में नहीं होती। तो ऐसे ही हाइड्रा में जिन कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता जो होती है, वो कोशिकाएं क्या करती है, वो मुकुल विकसित करने में काम आती है।
तो कोशिका मुकुल के लिए है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक उभार उत्पन्न होता है जिसको मुकुल कहा जाता है। एक साइड में ये उभार उत्पन्न होता है, इसको मुकुल कहा जाता है। ये मुकुल क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता है और वृद्धि करता हुआ एक नन्हे जीव में बदल जाता है और मूल कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक है, विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया कहते हैं। इसको यूं कहो, छाप दो। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे। ये हाइड्रा में हो गया मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन हो चुका है। और ये फोटो आपको आना चाहिए, क्योंकि फोटो कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन? ये भी बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है काया। काया का मतलब होता है शरीर। काया का मतलब क्या होता है? शरीर। काया ने श्रृंगार कोयलड़ी, परमंडला मत जई जो जी, परमंडला रा कहीं रे भरोसा। देखो, तो बात यह है कि काया का मतलब होता है शरीर, और कायिक पर, काया के ऊपर जब प्रवर्ध उत्पन्न हो जाए और प्रवर्ध नए जीव बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। जैसा कि ब्रायोफिल की पत्तियां शायद यहां पर दिया होगा। ये अभी देखते हैं। ये देखो, देखो ब्रायोफिल की पत्तियां है। ब्रायोफिल की पत्तियां किसकी है ये? अब पत्ती के ऊपर क्या होता है कि ये जब नीचे गिर जाती है तो इसके काया के ऊपर, यानी इसके शरीर यानी इस पत्ती के ऊपर क्या होते हैं? ब्रायोफिल। हाँ, तो कोई बात नहीं, सुनो 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 सुनो। तो उसमें क्या होता है कि कलिकाएं ऊपर के आ जाती है उस पत्ती के ऊपर, और वो नए पौधे बन जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बोला, तैयारी समझ गई। तो ये क्या है? कायिक प्रवर्धन है। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखिए, ऐसे पौधे कायिक प्रवर्धन, परिवर्धन नहीं, कायिक प्रवर्धन लिखो एक बार। तो टॉपिक डालो फटाफट, लिखना है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको लिखना है। हाँ, तो कायिक प्रवर्धन की हम बात कर रहे हैं, कायिक प्रवर्धन। और काया का मतलब मैंने बता दिया, काया का मतलब क्या होता है? शरीर। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? शरीर। ऐसे बहुत से पौधे हैं, क्या हैं, जिनमें क्या होता है, समझो कि कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त स्थिति में, उपयुक्त मतलब वातावरण भी मिलना चाहिए, टेम्परेचर मिलना चाहिए, उनका मौसम हो, वो उस स्थिति में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग करते हैं, जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम, रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में कृषि में भी किया जाता है। जैसे अपन वो करते हैं ना, कलम करते हैं, तो वो भी क्या है? कायिक प्रवर्धन। काया के ऊपर, शरीर के ऊपर से हर कहीं से मुकुल, सॉरी, उबार उत्पन्न हो गया, उसको काट के नया पौधा बना दिया। कलम की जो विधि होती है। गन्ना, गुलाब, देखो गन्ने में क्या होता है बताओ? कायिक प्रवर्तन। आपने सही एग्जाम। गुलाब में भी कलम बनाते हैं, अंगूर की भी कलम। इसके कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्तन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फूल कम समय में लगने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो कायिक प्रवर्तन से जो नए पौधे बनते हैं उनकी उम्र उस जो पहले जिससे उत्पन्न हुआ ना, उसके बराबर तो पहले से ही है। तो कलम से जब आम बना जाते, इतने से आम के केरिया लटक रही, इतनी सी एंड काकड़ी के, मतलब एंड काकड़ी के नहीं, वो हाइब्रिड होती है। लेकिन अगर आपने गुलाब की कलम की है तो कुछ ही 1-2 महीने में फूल आने लग जाएंगे। और गन्ने से सीधा गन्ना बन रहा है, मतलब क्या है? उसकी जो उम्र है ना, वो जिससे बना है उसके बराबर है पहले से ही, भले वो छोटा है, उसकी काया से ही बना है ना, तो उसकी उम्र उसके बराबर, इसलिए जल्दी उसमें क्या आ रहे हैं? पुष्प आ रहे हैं और फल आ रहे हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। और ऐसा उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, उनके लिए यह विशेष कर उपयोग किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि वो उसी का भाग है, वो उसी का भाग है, अलग से नहीं है, अलग से है ही नहीं, उसी का तो भाग है। उसी की डाली काटी, रोपी। एक शीशम का पौधा होता है, शीशम की लकड़ी को काट दो, उसको आले आले कीचड़ में गाड़ दो, वो पेड़ बन जाएगा वापस। उसमें भी एक क्षमता होती है और अच्छी सी होती है।
लगभग लगभग सूखने के कगार पर आई। लकड़ियों को भी ऐसे मतलब हमने जब गेहूं वगैरह बोते हैं ना तो बटे मेड़ करवाते लगे दीदा, तो वो लगभग लगभग सूखी हुई, वो उनके नीचे से भी वापस जो है शीशम उग गया। तो उसमें कायिक प्रवर्धन की क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये आपको मामला समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसे पौधे, ऐसे पौधे, आपको भी समझ में आ गया होगा, ऐसे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर क्या बनाते हैं, नए पौधे विकसित करते हैं। अर्थात ये यहां तक लिख के फिर लिखो अर्थात, अरे एटा तक फर्स्ट से लिखना है, आगे लिखेंगे आप अर्थात, इसके बाद लिखो अर्थात, इसके बाद लिखेंगे अर्थात शरीर के किसी भाग, शरीर कौन सा, पौधे का शरीर है ना, तो शरीर के किसी भाग, शरीर के किसी भाग से अन्य पौधे विकसित करना, काया का मतलब ही शरीर है ना, तो शरीर के किसी भाग से अन्य पौधे विकसित करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है, हाँ, अन्य पौधे विकसित करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आगे लिखेंगे पर्तन, कलम तथा रोपण आदि कायिक प्रवर्धन की तकनीकें हैं। पर्तन, कलम, रोपण, ये सब क्या है, कायिक प्रवर्धन की तकनीकें हैं। तकनीक या तकनीकें हैं, ये लिखेंगे पर्तन, कलम अथवा रोपण, ये जो है क्या है, कायिक प्रवर्धन की क्या है, तकनीकें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही होती है। आगे लिखेंगे कि गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली, सर लिखो, हाँ हाँ, नहीं जैसे नहीं लिखना है, लिखो गन्ना, गुलाब, गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली, गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली, गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा और चमेली को उगाने के लिए, को उगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दोनों कुछ भी लिख सकते हो। कौन सी विधि, कायिक प्रवर्धन वाली, जिसमें कौन कौन सा हो सकता है, पर्तन हो सकता है, कलम हो सकता है, रोपण हो सकता है। ठीक है, को विकसित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि ये ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें जिनमें ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, नहीं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। हाँ, तो अब यह हो गया कि जो कायिक प्रवर्धन है वो ऐसे पौधों को उगाने के लिए उपयोग किया जाएगा जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं या जिनमें कलम होती है। तो जैसे अभी आपने संतरा कहा, तो संतरे में बीज होते हैं लेकिन संतरे की कलम की जा सकती है, इसलिए उसकी कलम अपन करते हैं। गुलाब की कलम करते हैं, गुलाब में बीज मेरे ख्याल से नहीं उत्पन्न होते हैं तो कलम करते हैं। गन्ना होता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका क्या करते हैं, रोपण करते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही बांस होता है, ऐसी और कौन सा बताया अभी, बांस के अलावा टा, गन्ना, हाँ वो सेम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जो हम कायिक परिवर्तन से पौधे उगाएंगे, कायिक परिवर्तन से जो पौधे उगाए जाएंगे उनकी जो उम्र होगी वो जिसकी काया से उगाए गए हैं उसके बराबर होगी, इसलिए उन पर फल जल्दी आएंगे, ठीक है, या वो जल्दी पक जाएंगे। ये समय बात जो है कायिक परिवर्तन की हो गई। इसके बाद की बात करते हैं, जैसे एक आलू की उसकी सतह पर देखो, आलू के ऊपर भी क्या आते हैं, कायिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, फिर उसके गट्टे गट्टे करके अपन क्या कर देते हैं, छोप देते हैं, डोलिया कर करके छोप देते हैं और डोलिया में मोटे मोटे आलू लग जाते हैं, ठीक है। ये कायिक परिवर्तन कलिका जो है ब्रायोफिल की पत्तियों में आपको दिखाई गई है, नहीं बनानी है, परीक्षा में बनानी आ जाए तो फोटो याद रखना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे प्रश्न आते हैं, इससे क्या आते हैं प्रश्न। उत्तक संवर्धन की तकनीक, उत्तक मतलब संवर्धित करना बनाना, सुनना ध्यान से। उत्तक संवर्धन, इसका एक पेन की शायद थोड़ी पतली कर लेते हैं, हाँ। उत्तक संवर्धन जो है तकनीकी में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर, शीर्ष के वर्धमान ऊपर लो नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, मतलब पोषक माध्यम खुद बनाते हैं, डाबो डूबी के शो डाबो डब्ल्यू बनावे जड़ में रखे, उसको कृत्रिम पोषक माध्यम बोलते हैं, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। फिर बाद में कैलस बन गया, कैलस को अन्य माध्यम में जहां पर हार्मोन वगैरह होंगे वहां पर लगाएंगे, रखेंगे। पौधों को फिर मिट्टी में रोप दिया जाता है, जिससे वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इस तकनीकी का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको दे रखी है जो आपको याद रखनी है, उत्तक संवर्धन की तकनीकी का उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये HW में कर देना, ठीक है। आपको कहीं पे भी इसके बारे में पता होना चाहिए, कुल मिला के ये बात, ठीक है। पेज नंबर पर ढूंढ लेना, इस पार्ट में मिलेगा। आगे बात करते हैं बीजाणु समासंग। ये देखिए बीजाणु समासंग, राइजोपस के बीजाणु में बीजाणु समासंग यहां पर लिखा हुआ है। ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, फटाक से टॉपिक डालो। अब हम बात करते हैं बीजाणु समासंग की। बीजाणु समासंग क्या होता है प्यारे बच्चों, प्यारे लाल लाल सुनो, समझ के समझ को समझो। अनेक सरल बहुकोशिकी जीव, ये एक सरल बहुकोशिकी जीव है। ये कौन है, राइजोपस है। कौन है, राइजोपस है। तो इसमें विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। क्रियाकलाप में आप 7.2 इसमें देखे, ये 7.2 नहीं 7.2 ऊपर रह गया। मैं ब्रेड पर धागे के समान, ब्रेड के ऊपर ब्रेड पड़ा रहता है तो उसके ऊपर क्या है वो फड़े क्या हो जाता है, सफेद सफेद लाइनें पड़ जाती है, तो कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक है, कवक जाल है, राइजोपस का कवक जैसा जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ, ये ऊर्ध्व तंतु इसके ऊपर निकलेंगे और इन तंतु के ऊपर क्या है, गुच्छे होंगे। इन गुच्छों के अंदर क्या होंगे बताओ, बीजाणु होंगे। क्या होंगे, बीजाणु। संरचनाएं जनन में भाग लेती है, कौन सी, तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल जो संरचनाएं है ये जनन में भाग लेंगी। और उसके बाद ये गुच्छ बीजाणुधानी है, मतलब इसके अंदर क्या है, बीजाणु है। क्या है, बीजाणु, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, मतलब बीजाणु विजय कोशिकाएं ही होती है ना। फिर क्या होता है, यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये वृद्धि कब करेंगे, जब इनको सही एनवायरमेंट प्रदान करेंगे अपन। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। इस बीजाणु, ये छोटा बीजाणु है ना, इसके चारों ओर एक मोटी सी भित्ति होती, भीतड़ी होती है, जो प्रतिकूल स्थिति में उसकी रक्षा करती है, ठीक है, रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगते हैं। जब ये बीजाणु जो है किसी गीली सतह के संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके क्या बनेंगे, वापस नया राइजोपस। क्या बनेगा, राइजोपस बनेगा। अब तक की जनन की विधियों में, अब जितनी भी हमने जनन की विधियां पढ़ी, चाहे अपने एक कोशिकी जीव में पढ़ी चाहे बहुकोशिकी जीव में पढ़ी, सबकी सब अलैंगिक प्रकार का जनन था, जिसमें केवल एकल जीव ही जनन का काम कर रहा था, अकेला जीव, उसके साथ में कोई नहीं था। अब दो साथ में होंगे तब काम होगा। तो ये जितने भी थे ये अलैंगिक प्रकार का जनन है। तो हम अगर इसको परिभाषित करें, अलैंगिक जनन को अगर परिभाषित किया जाए तो हम ये कहेंगे कि इस ऐसा जनन जिसमें केवल एकल जीव जनन में भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। वो एक कोशिक भी क्या बोलते हैं,
एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें केवल एक जीव ही जनन में भाग लेगा, इसलिए उसको कौन सा बोलते हैं, अलैंगिक जनन। लेकिन अब इसके बाद में जो बात करेंगे हम सारी करेंगे लैंगिक जनन की। लेकिन इससे पहले इसको लिखना, बाकी इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे आप बीजाणु समासंग, लिखो लिखो, लिखिए। देखिए राइजोपस में, राइजोपस में राइजोपस में राइजोपस में कवक जाल होता है। क्या होता है, कवक जाल। कब होता है, जब ब्रेड के ऊपर निकलता है ना, कवक जाल होता है, कवक जाल होता है। क्या लिखा, नहीं नहीं नहीं, गलत लाइन हो गई है, तुम्हारे बोलने के कारण सही सोच नहीं पाई, ये लाइन मिटाओ। ब्रेड को खुला छोड़ने पर उसके ऊपर, ऐसे लिखो, ब्रेड को खुला छोड़ने पर, ब्रेड को खुला छोड़ने पर उसके ऊपर राइजोपस का कवक जाल बनता है, राइजोपस का कवक जाल बनता है। जिन पर राइजोपस का कवक जाल बनता है, उसके बाद में लिखेंगे आप, इस पर ऊर्ध्व तंतु विकसित होते हैं, इसके ऊपर ऊर्ध्व तंतु, ऊर्ध्व तंतु विकसित होते हैं, इसके ऊपर ऊर्ध्व तंतु विकसित होते हैं, ऊर्ध्व तंतु विकसित होते हैं, जिनके अंदर ऊपरी भाग में गोल गुच्छ, गुच्छ गोल होते हैं, तो गोल गुच्छ होते हैं, जिनके अंदर गोल गुच्छ होते हैं, जिनके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। गोल गुच्छ होते हैं जिनके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें बीजाणुधानी कहते हैं, इसलिए इन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी, बीजाणुधानी कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे, ये बीजाणु आर्द्र सतह के संपर्क में आने पर, आर्द्र या नम है ना, नम और आर्द्र का मतलब, आर्द्र सतह के संपर्क में आने पर, आर्द्र सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगते हैं और राइजोपस के नए जीव उत्पन्न होते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और राइजोपस के नए जीव उत्पन्न होते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब एक बात अपने को नवी लैंड में नीचे लिखनी, ये तो राइजोपस का मामला हो गया। अब अपने को एक बात लिखनी है कि लिखिए
उपर्युक्त सभी जनन की विधियों में, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, उपर्युक्त सभी जनन की विधियों में, सभी जनन की विधियों में, उपर्युक्त सभी जनन की विधियों में केवल एकल जीव, केवल एकल जीव जनन की प्रक्रिया में भाग ले रहा था, एकल जीव जनन की प्रक्रिया में भाग ले रहा था, अतः इस प्रकार के जनन को, इस प्रकार के जनन को, इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं बताओ? कौन सा जनन कहते हैं इसको? अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब अपन इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोले तो लैंगिक जनन। इसकी बात करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।